1839 में ब्रिटिश खगोलज रिचर्ड कैरिंगटन सूरज को देख रहे थे और सूरज के धब्बों का अवलोकन कर रहे थे जब उन्होंने सूरज से एक चमकीली रोशनी की चमक देखी जो लगभग 5 मिनट तक चली। यह इतिहास में सबसे तीव्र सौर तूफान कैरिंगटन घटना बन गया। सूरज ने अपनी गर्म प्लाज्मा की एक बड़ी मात्रा को पृथ्वी की ओर फेंका जिससे व्यापक विनाश हुआ। रॉकी पर्वतों में सोने के खनिक 1 बजे सुबह जाग गए ये सोचकर कि सूरज उग गया है क्योंकि ऑरोरा इतनी नुकीली थी। दुनिया भर में टेलीग्राफ सिस्टम बिना किसी बिजली के जुड़े हुए काम कर रहे थे। वे बस उस घटना के कारण उत्पन्न हुई पागलपन की मात्रा में करंट पर चल रहे थे। न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग तक संदेश बिना किसी बिजली के भेजे गए। डरावनी बात यह है कि ये घटनाएं दुर्लभ नहीं है, और मेरा मतलब है सच में ये दुर्लभ नहीं है। ऑनरोरा दुनिया भर में देखी गई और हालांकि आप आमतौर पर ऑनरोरा को आइसलैंड या फिनलैंड जैसे स्थानों पर ही देखने की उम्मीद करेंगे, यह घटना इतनी चरम थी कि ऑनरोरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी देखी जा सकती थी। इस क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्र ने 7 सितंबर 1829 को लिखा, हमारे अधिकांश पाठकों ने पिछले सप्ताह 3 रातें देखीं जो सूर्यास्त के बाद शुरू हुईं और आकाश को लाल रंग की शानदार छटा से रोशन कर दिया। दक्षिणी ऑनरोरा 2012 में एक सौर सुपरस्टॉर्म कैरिंगटन घटना के समान बड़ा था। पृथ्वी को केवल 12 दिन की दूरी पर रह गया और ये घटनाएं चक्रों में आती हैं। हर 11 साल में सूरज का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से पलट जाता है जिससे बहुत सारी सौर गतिविधि होती है और हम अभी अगले सौर अधिकतम में प्रवेश कर रहे हैं। तो असली सवाल यह है कि अगर कैरिंगटन घटना आज फिर से होती है तो क्या होगा, क्योंकि आधुनिक युग में सब कुछ बिजली पर निर्भर है। हमारे घरों की लाइटें, हमारे हाथों में फोन और अब तो हमारे कई कारें भी बिजली पर निर्भर हैं। तो अगर दुनिया की ऊर्जा ग्रिड कई वर्षों के लिए बंद हो जाए तो हम कैसे पुनर्प्राप्त करेंगे? ये घटनाएं समझ से परे ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उत्सर्जित करती हैं। कैरिंगटन फ्लेयर ने 4 गुणा 10 की शक्ति तो एर्ग्स ऊर्जा का संचार किया। ये लगभग 700 के बराबर है। 1 अरब न्यूक्लियर बम जो लिटिल बॉय हिरोशिमा बम के आकार के हैं। 2013 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि कैरिंगटन स्तर की घटना के कारण होने वाले बिजली कटौती का खर्च 2.6 ट्रिलियन होगा। उत्तर अमेरिकी बिजली उद्योग के लिए अकेले 2.6 ट्रिलियन सालों तक वैश्विक ब्लैकआउट होंगे। सदियों में पहली बार दुनिया में कहीं भी कोई रोशनी नहीं होगी। मेरा मतलब है, मुझे स्वार्थी कहो, लेकिन क्या आप बदलना मुश्किल है, लेकिन हमारे अंतरिक्ष में गतिविधियों का क्या? इस तरह की चीजें उपग्रहों, रॉकेटों और टेलीस्कोपों के लिए क्या कर सकती हैं? अगर यह तब हुआ जब लोग नासा द्वारा योजनाबद्ध चंद्रमा बेस पर काम कर रहे थे तो यह उनके लिए बड़े समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि इस तरह की विकिरण मानव शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। जो उपग्रह पृथ्वी के बहुत ऊंचाई पर कक्षा में हैं, वे भी बड़े खतरे में हैं। ये उपग्रह उच्च ऊर्जा कणों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और डरावनी बात यह है कि इनमें से अधिकांश उच्च कक्षा के उपग्रह हमारे संचार और जीपीएस को नियंत्रित करते हैं। मेरा मतलब है, स्टारलिंक पहले ही भूचुंबकीय तूफानों के कारण 50 मिलियन के उपग्रह खो चुका है। जो चीज मुझे और भी ज्यादा डराती है वह है कैरिंगटन घटना, जो रिकॉर्डेड इतिहास में सबसे बड़ा सौर तूफान है, वास्तव में पुराने घटनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है। कार्बन चौड़ी वृद्धि से सुपर फ्लेयर ऐसे प्राचीन जंगलों में और प्रत्येक रिंग में कार्बन 14 परमाणुओं को मापते हैं। कार्बन 14 परमाणुओं में वृद्धि ये सुझाव देती है कि उस वर्ष एक सुपर फ्लेयर हुआ था और उन्होंने 704 और 904 के वर्षों में बड़े स्पाइक्स पाए। और इन घटनाओं को वृक्ष रिंग्स में पाया जाने के लिए उन्हें विशाल होना पड़ा होगा, शायद कैरिंगटन घटना से 10 गुना या यहां तक कि 100 गुना बड़ा। तो ये अजीब घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? और मुझे क्यों लगता है कि हम पूरे दशक के लिए सौर गतिविधि के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं? खैर, मौसम की तरह सूरज वास्तव में चक्रों में चलता है। हर 11 साल में सूरज का चुंबकीय क्षेत्र पलटता है जिससे सौर गतिविधि में वृद्धि होती है। इन अधिकतम समय के दौरान सूरज बेहद सक्रिय होता है, नियमित रूप से सौर उत्सर्जन CMEs छोड़ता है। हमारा वर्तमान चक्र 2019 में शुरू हुआ और यह 2025 में अपने अधिकतम पर पहुंचेगा। हम
अभी भी इन चक्रों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और हम हमेशा और अधिक सीख रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हमें 2025 के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर, मेरा ख्याल है कि अंतिम सवाल यह है कि हम वास्तव में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। और यह सब इसकी पहचान करने से शुरू होता है, ताकि सभी को जितना संभव हो सके चेतावनी दी जा सके। सोहो अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हुए हम लगातार इन द्रव्यमान के उत्सर्जनों की तलाश कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे हमारी ओर आ रहे हैं। और जब हम एक को हमारी ओर आते हुए देखते हैं तो हम ये गणना कर सकते हैं कि यह कब पहुंचेगा, और इसकी गति के आधार पर यह आमतौर पर हमें 12 से 48 घंटे की चेतावनी देता है। यह समय कीमती है, इसलिए भी को जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। सरकारों को अलार्म बजाना चाहिए और सभी ऊर्जा ग्रिड को बंद करने और डिस्कनेक्ट करने का आदेश देना चाहिए। सभी को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कनेक्ट करना होगा और अपने फोन और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स को टिन फॉयल में लपेटना होगा ताकि वे जल न जाएं। सैटेलाइट्स को सुरक्षा मोड में डाल दिया जाएगा ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। अगर सब कुछ जल्दी किया गया तो हम सक्षम होंगे। ग्रिड को फिर से जोड़ें, सब कुछ चालू करें। अस्पतालों और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बिजली की आवश्यकता होती है और इन परिस्थितियों में उन्हें बस उस शक्ति तक पहुंच नहीं मिलती जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इसलिए लोग इसके परिणाम स्वरूप मर सकते हैं। आपकी कार शायद ठीक रहेगी, लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक घटक पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। स्क्रीन, चार्जिंग पोर्ट और रिवर्सिंग कैमरे सभी शायद नष्ट हो जाएंगे। संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खतरा निश्चित रूप से वास्तविक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 10 वर्षों में हमें कैरिंगटन स्तर की घटना का सामना करने की 12% संभावना है और हम सबसे खतरनाक अवधि सौर अधिकतम में प्रवेश करने वाले हैं। अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता तो सभी लोग पागल हो जाते, लेकिन ये चीजें चुपचाप होती हैं। सौर तूफान अंधेरे में आते हैं और पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये इस बात का सवाल नहीं है कि क्या कोई हम पर हमला करेगा, लेकिन जब ये होगा तब हमें तैयार रहना होगा।